स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और साथ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है +1 +2 में भी, तो आप बार बार बहुत सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सुनते हैं, जैसे एलिमेंट्स के साथ हैं, जैसे जिन प्रॉपर्टी को, जैसे कोई प्रॉपर्टी है एटॉमिक, आयनिक, कोवलेंट एंड क्रिस्टल रेडियाई है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ है, क्रिस्टल लेटिस एंड लेटिस एनर्जी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है उनमें एक प्रॉपर्टी। तो बार बार हमें इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में सुनने को मिलता है कि किस एलिमेंट की ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में उसकी वैल्यू क्या है। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ को हम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन सब बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प में हम न्यूक्लियर चार्ज जैसे इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जैसे हम अगर देखें फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है पीरियोडिक टेबल में, तो उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसका नाम इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ आयोनाइज वर्ड यूज़ हुआ है। आयोनाइज का मतलब है जब किसी एलिमेंट को, जैसे सपोज हाइड्रोजन है, हम उससे हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब हमने इससे हाइड्रोजन को स्प्लिट किया तो ये स्प्लिट हो गया, मतलब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद एक हाइड्रोजन कैटाइन बना, जिसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, और साथ में इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, मान लो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अगर आपको याद हो तो इट इज़ 17। तो जब हम इस पे आयनेशन एनर्जी का यूज़ करते हैं तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। ठीक है, उसी तरह ये जनरली एनाइन में कन्वर्ट होता है, इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये किसमें, क्लोराइड एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाता है 18 फ्रॉम 17 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने ये गेन किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और सब फिर कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो जैसे सोडियम है, तो सोडियम क्या करता है, सोडियम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट होता है, सोडियम कैटायन और साथ में एक इलेक्ट्रॉन में। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैंने आपको याद होगा तो पहले बताया था कि एक जो एटम है उसमें क्या, एक सेंट्रल में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स, उसके बाद ऑर्बिटल के बारे में बोल रहा था। तो ऑर्बिट हो या ऑर्बिटल, ये सारे ही क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड इसमें इन ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ है जबकि ऑर्बिटल्स की पर्टिकुलर शेप होती है, जैसे स्फेरिकल शेप होती है, या ऐसे डम्बल शेप होती है, या डबल डम्बल शेप होती है, इस तरह से। तो ये ऑर्बिट हुआ, ये ऑर्बिटल हुए। तो ऑर्बिट जो है ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है और ये न्यू कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल का। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मतलब ये पर्टिकुलर स्पेस होता है इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन इस स्पेस के अंदर ही प्रेजेंट होगा, हो सकता है यहाँ पे प्रेजेंट हो, यहाँ पे प्रेजेंट हो, यहाँ पे प्रेजेंट हो, कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉन को अगर हमने, जैसे इसके अराउंड मान लो ये इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रही है, मैंने एक डॉट लगाया, तो हमें, क्योंकि ये क्या है, एक न्यूक्लियस के अराउंड है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें इसके बीच में जो ये अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करना पड़ेगा। अब जैसे आपने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, तो मुझे अगर उन दो जिन लोगों ने हाथ पकड़ा हुआ है एक दूसरे का, उनको अलग करना है, तो जितनी फोर्स से उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, मुझे उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी वो एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ये एटम था हमारे पास सोडियम, इसके ऊपर हमने आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई की, कुछ एनर्जी, तो उस एनर्जी को सप्लाई करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, ये देखो ये लिखा मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इस नोटेशन में मैंने लिखा, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है,
तो अब देखती सी बात है, देखो अब एक बात और आ गई यहाँ पे कि न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मतलब प्रोटॉन्स है। अब न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियर का चार्ज होगा और उतना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अब दूसरी बात कि अगर आपको याद हो तो बोहर मॉडल में हमने बोला था कि ऑर्बिट जो है बहुत से हो सकते हैं, तो उसी तरह ऑर्बिटल भी ये देखो अलग अलग तरह के होते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें एनर्जी शेल का पता चलता है। तो ऑर्बिटल्स इस तरह से न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, जैसे नज़दीक भी हो सकते हैं ऑर्बिटल, दूर भी हो सकते हैं, बस न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर में ही होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब है यहाँ पे भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, या यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, सब शेल में एज पर क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है। अब देखती सी बात है कि न्यूक्लियस के ऊपर मैंने आपको पहले बताया पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, चलो मैं एक लाइन में लिखता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है, एक ये है। तो दिखती सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किस इलेक्ट्रॉन को करेगा, इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को करेगा। यहाँ मैंने 2 लिख दिया, यहाँ थर्ड, और सबसे कम जो है वो थर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर है, तो इट इज़ फीलिंग मतलब बहुत ही कम न्यूक्लियर चार्ज को ये फील कर रहा है। दूसरी बात है कि इस थर्ड जो इलेक्ट्रॉन है इसके और न्यूक्लियस के बीच में यहाँ ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज है इनके ऊपर और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, तो इसको ये एक तरह से रिपेल भी कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को मुझे रिमूव करना ईजी होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन। और जबकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कोई अदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायरेक्ट जो है न्यूक्लियर पुल को फील कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आयनेशन एनर्जी ये होती है जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो ये डिटेल में भी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर में, पर यहाँ पे आपको एक जस्ट आइडिया चाहिए कि क्या आयनेशन एनर्जी होती है और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो आयनेशन एनर्जी का बोलने का मतलब है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो साइज ऑफ एटम, मैंने आपको बताया साइज जितना बड़ा होगा एटम का आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है जो ये इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज को पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है। तीसरा है स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर शेल्स। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर शेल्स का मतलब हुआ कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियर चार्ज को फील नहीं कर पा रहा है उतना ज़्यादा। तो मतलब एक तरह से ये शील्डेड है थर्ड इलेक्ट्रॉन या स्क्रीन है। उसी तरह सेकंड इलेक्ट्रॉन है, ये भी शील्डेड है फ्रॉम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ नॉट शील्डेड, ठीक है। और तीसरा लास्ट फैक्टर है द एक्सटेंट टू विच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट्स द चार्ज क्लाउड सेट अप बाय द इनर लाइंग इलेक्ट्रॉन। तो बोलने का मतलब है जैसे यहाँ पे शेप्स अलग अलग है, जैसे ये एस ऑर्बिटल है, ये पी है और ये डी है, ठीक है। तो शेप्स आपने वैसे पढ़ी हुई है इनकी, तो इनकी देखो शेप्स ही अलग अलग है, ठीक है। जैसे ये स्फेरिकल शेप में, यहाँ तो मैं 2 डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पर वैसे ये बेसिकली एक स्फेयर है, ठीक है। स्फेयर आप इमेजिन कर सकते हो अपनी इमेजिनेशन में किस तरह का होता है स्फेयर एक, ठीक है। तो उसी तरह ये डम्बेल शेप है और ये डबल डम्बेल है, तो इनकी एक पेनिट्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड की इनर लाइंग इलेक्ट्रॉन की तरफ को, मतलब ये न्यूक्लियस की तरफ कितना अट्रैक्ट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन होती है एस सब शेल की, ठीक है। तो एस सब शेल जो है वो दैट इज़ मोस्ट पेनिट्रेटिंग। तो उसी तरह उसके बाद पी सब शेल होती है पेनिट्रेटिंग, उसके बाद डी और लास्ट में एफ सब शेल, इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है। तो ये है, तो मतलब ये हो गया इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो ये फैक्टर है, मैंने आपको 4 फैक्टर बताए। फर्स्ट फैक्टर क्या बताया, फर्स्ट फैक्टर बताया डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस दैट इज साइज ऑफ द एटम। ऑब्वियसली जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतना ही बड़ा। अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है तो इस एटम का साइज यहाँ तक की हुआ, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका साइज इतना ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली साइज ऑफ एटम, फर्स्ट फैक्टर मैंने ये बताया। सेकंड फैक्टर बताया आपको न्यूक्लियर चार्ज की, न्यूक्लियर चार्ज को इलेक्ट्रॉन, जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसको कितना फील कर रहा है पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बताया यहाँ सबसे ज़्यादा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है। थर्ड फैक्टर बताया मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग का मतलब है जैसे ये स्क्रीन हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे इलेक्ट्रॉन को देखें तो इट इज़ स्क्रीन्ड बाय द फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस।
ठीक है, विच आर प्रेजेंट, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन विच इज इन विच फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट बिटवीन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो लास्ट है द एक्सटेंट टू विच द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट्स द चार्ज क्लाउड सेट अप बाय द इनर लाइंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब इंक्रीज होगा तो उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, साइज भी बड़ा हो जाएगा एटम का, उतनी ज़्यादा शील्डिंग होगी, और क्या होगा, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम होता जाएगा जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन फील करेगा। और लास्ट है पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन तो डिपेंड ही एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉन पे पड़ती है। तो अब हमें देखने वाली बात यह है कि हमें ये पता चलता है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है, तो nuclear charge as given by the number of protons is not the actual nuclear force experienced by the outermost shell electrons but is much less and is called the effective nuclear charge। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब है कि अगर हम सिंपली यहाँ पे ये चीज़, ये फैक्टर भूल जाएं, सारे साइज ऑफ द एटम, शील्डिंग या ये पेनिट्रेशन पावर, तो हम सीधे काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन हैं और इतने ही किसी भी एटम में कितने होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है, तो उतने ही प्रोटॉन है और वो कितना चार्ज फील कर रहा है इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ पे जब ये फैक्टर आ जाते हैं, मैंने आपको 4 फैक्टर बताए अभी अभी, तो ये चारों फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है कोई इलेक्ट्रॉन फील करता है उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली बोलने का मतलब है कि प्रैक्टिकली जो इलेक्ट्रॉन चार्ज फील करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कैसे मेंशन करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैं पी लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू जेड। ठीक है, तो इतना ही न्यूक्लियर चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि इतने ही न्यूक्लियर पार्टिकल है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है चार्ज एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो अगर हमारे पास, जैसे मैंने बोला, प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 30 प्रोटॉन्स है तो 30 यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि ये 4 फैक्टर जो है इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम टर्म आती है यहाँ पे, दैट इज क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, जेड स्टार करके, जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो जेड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, माइनस शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो बोलने का मतलब है ये फैक्टर हमने यहाँ से इससे निकाल ले, तब हमारे पास किसकी वैल्यू आई, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, एंड दोज रूल्स आर कॉल्ड, इन रूल्स को बोलते हैं हम स्लेटर्स रूल। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा 2 या 3 मार्क्स का, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विद द हेल्प ऑफ स्लेटर्स रूल। तो ये रूल आपको पता होने चाहिए। दीज रूल्स आर एप्लीकेबल टू होल ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड दीज आर वेरी इजी टू रिमेंबर एंड वेरी इजी टू लर्न। ठीक है, तो इसने स्लेटर ने कुछ रूल दिए, तो उनसे हमें पता चल जाता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपली पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हमें, अगर हमने स्लेटर रूल के थ्रू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता करना है, ऐसे 1s 2s 2p 3s 3p, फिर आएगा 3d 4s 4p। तो इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, 4d 4f। ठीक है, तो और भी नीचे भी लिख सकते हैं हम, जैसे 5s 5p 5d 5f। ठीक है,
तो अगर आपको याद हो तो हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते थे तो वहाँ कैसे लिखते थे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो यहाँ पे चेंज आ गया। ये चेंज क्यों आ गया, तो यहाँ पे चेंज इसलिए आया क्योंकि हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे द s and p orbitals of a shells are grouped together whereas d and f orbitals are grouped separately। ठीक है, तो बोलने का मतलब है जैसे हमने क्या किया, जैसे फर्स्ट शेल के ऑर्बिटल्स लिखे, 1s ही आता है, 1p वहाँ होता नहीं है। उसके बाद है 2s 2p आ गया, 3s 3p आ गया, मतलब एक शेल के हमने सब शेल्स इकट्ठे लिखने हैं। ठीक है, जैसे 3s 3p 3d आ गया, 4s 4p आ गया, और d और f। तो रूल पहला क्या बोलता है कि एस एंड पी ऑर्बिटल ऑफ अ शेल आर ग्रुप टुगेदर वेयर एज डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आर ग्रुप सेपरेटली। तो ये देखो एस एंड पी हमने एक ग्रुप में लिख दिए, और डी क्योंकि 3 का डी आता है, एफ होता नहीं है वहाँ पे, तो डी लिखा, 4 के 4s 4p 4 के, और डी और एफ दोनों होते हैं तो 4d और 4f। पर प्रोवाइडेड हमने क्या करना है, एस पी इकट्ठे लिखने हैं और डी एफ इकट्ठे लिखने हैं। यहाँ एफ है नहीं तो हमने डी लिखा, जैसे यहाँ पी नहीं है तो हमने एस सी लिखा। ठीक है, तो अब इसके बाद शेल्स बीइंग कंसीडर्ड टू बी अरेंज्ड आउटवर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस इन दैट ऑर्डर। तो बोलने का मतलब है कि ये शेल्स यहाँ पे न्यूक्लियस है मान लो। ठीक है, तो ये शेल्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज्ड है बाहर की ओर। ठीक है, तो सेकंड रूल है इलेक्ट्रॉन्स बिलो एन एस एंड एन पी ग्रुप आर नॉट इफेक्टिव इन शील्डिंग द एन एस और एन पी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड कॉन्ट्रीब्यूट नथिंग टू सिग्मा। तो बोलने का मतलब है कि अगर हमने मान लो इस 4s ऑर्बिटल या 4p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन काउंट करना है न्यूक्लियर चार्ज, तो इसके नीचे वालों को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो है 4s 4d 4f 5s 5p। अगर हमने 3s का कैलकुलेट करना है तो इसके बाद 3p है 3d है, इस सब को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर 3p का कैलकुलेट करना है तो इसके बाद जो भी आ रहे हैं 3d 4s 4p, इस सब को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे आपको बोला जाता है कि सोडियम है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है कितना, 11। ठीक है, 1s 2s 2 2p 6 3s 1। तो बोला जाता है कि सोडियम के 2p 6 का जो है 6th इलेक्ट्रॉन है, इसका न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करो, तो यू हैव टू नेग्लेक्ट इट। ठीक है, वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट रूल है ऑल अदर इलेक्ट्रॉन इन द NSP ग्रुप कंसीडर्ड कंट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ 0.35 फ्रॉम ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मतलब जब हम इसको अभी प्रैक्टिकली हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे तब हमें ज़्यादा पता लगेगा। तो ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि जो NS एंड NP इलेक्ट्रॉन है, NS एंड NP इलेक्ट्रॉन है दैट कंट्रीब्यूट टू 0.35। ठीक है, उसके बाद है ऑल द इलेक्ट्रॉन इन द n-2 शेल। ठीक है, n-2 शेल। तो बोलने का मतलब है आपको जैसे 2p का बोला था, तो 2p के जो s और p इलेक्ट्रॉन है वो ईच इलेक्ट्रॉन कितना कैलकुलेट कंट्रीब्यूट करता है, ईच 0.35। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल कंट्रीब्यूट 0.35 ईच। ठीक है, तो इस तरह n-2 मतलब अच्छा n-1 मैंने भी बताया नहीं आपको, n-1 है जैसे, तो अगर n-1 है तो n-1 कंट्रीब्यूट करेगा 0.85 ईच। ठीक है, n-1 क्या है यहाँ पे 1s2 आया। ठीक है, जैसे n की वैल्यू यहाँ 2 है ना, n इज इक्वल टू 2, तो n-1 कितना हो गया, n-1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कितना बोलना हमने, n-1 शेल जो है दैट इज 0.85, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0.85 इंटू 2। ठीक है, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन n-2 शेल, तो n-2 जो शेल है दैट कंट्रीब्यूट्स टू 1 यूनिट ईच। ठीक है, तो ये इतना कंट्रीब्यूट करती है, और n-2 है, n-3 है, n-4 5 6, तो ये सभी 1 ईच कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 0.35 0.85 एंड 1। ठीक है, n-1 एंड n-2 3 4। तो ये आपने सीक्वेंस याद रखना है, 0.35 0.85 एंड 1 4 what 4 n-1 एंड n-2 3 4। तो ये आ गया आपका इस तरह से। ठीक है,
कंट्रीब्यूट करता है इसको, न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, तो अगर हमें एन डी और एन एफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करना है तो इसमें ऊपर के 3 रूल जो है वो सेम रहेंगे। 3 रूल कौन से हो गए? पहले तो हमने ये सीक्वेंस लिखा। दूसरा रूल क्या है? जो इलेक्ट्रॉन शेल हमसे पूछी है उसके बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है वो दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट। ठीक है, और तीसरा रूल है, तो तीसरा रूल था कि 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा सेम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सेम रहेंगे। और उसके बाद जो आ गए तो वो सारे ही, इसमें 0.85 कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है, इसमें ओनली क्या है, एन एस है, एन पी है, या सेम सेल है तो 0.35 यूनिट, और n-1 है तो 1 यूनिट ईच कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, फॉर इन केस ऑफ एन डी, या आपसे एन एफ इलेक्ट्रॉन का क्या पूछा है? न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना पूछा है। और इन केस आपसे पूछा है एन एस या एन पी का, तो आपने ये करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके हम जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक आपने इसके मतलब रूल और शील्डिंग क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। ओके।